Hello friends, today we will discuss about glycolysis। कल आपने कार्बोहाइड्रेट्स का अपचय पढ़ा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो अपचय होता है वो 4 स्टेप्स में पूर्ण होता है। पहला स्टेप जो होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा ऑक्सीकार्बोक्सीकरण कार्बोक्सीकरण, तीसरा स्टेप जो होता है क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं उसको, और चौथा जो चक्र होता है, चौथा पद होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जैसे ऑक्सीकारी और फास्फोरिलीकरण कहते हैं। जिसमें आज हमारा पहला पद है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है 2 शब्द है इसमें, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो हमारे भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें जो शर्करा की मात्रा, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वे पॉलीसैकेराइड्स विभिन्न प्रकार की एंजाइमेटिक क्रियाओं द्वारा या मुंह द्वारा या फिर स्टमक की क्रिया द्वारा मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज में अपघटित हो जाते हैं, जिनका पूर्ण अपघटन जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अर्थात ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। जिसमें पहला पद है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत क्या होता है कि जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वे ग्लूकोज के अणु लाइसिस मतलब टूटते हैं। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, अर्थात ग्लूकोज के अणु की टूटने की जो प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन परमाणु वाले होते हैं। ठीक है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विघटन छोटे कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला में होता है। अर्थात जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान 6 कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु वाली संरचना में अपघटित होते हैं, जिसके दौरान एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, और पायरुविक अम्ल 3 कार्बन परमाणु युक्त श्रृंखला होती है। ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है मेनली साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसको सर्वप्रथम 2 साइंटिस्ट थे, एक एम्बेडन, एक तो कौन सा था एम्बेडन, दूसरा मेयर हॉफ। इन 2 साइंटिस्टों ने देखा, जिसके कारण इस प्रक्रिया को हम एम्बेडन मेयर हॉफ पृथ्वी कहते हैं। ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है एक रैखिक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक सीधी रेखा में विभिन्न स्टेप्स से होकर गुजरती है, जिसमें लगभग 10 स्टेप आते हैं, और प्रत्येक स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स की उपस्थिति में फाइनली एक ग्लूकोज के अणु द्वारा पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जो 10 पद हैं, वो 10 पद मुख्यतः 3 स्टेप से होकर गुजरते हैं, जिनमें पहला स्टेप होता है फॉस्फोराइलेशन, दूसरा होता है स्प्लिटिंग। फॉस्फोराइलेशन में मतलब फॉस्फेट अणुओं का निकलना, स्प्लिटिंग यानी अपघटित होना, और लास्ट में होता है पायरुविक अम्ल का निर्माण। तो जब हम इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की बात करते हैं
तो उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को देखने से पहले एक चीज और जान लेते हैं हम। मान लीजिए हम कोई व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि कोई दुकान लगाना चाहते हैं, हम किसी की भी दुकान लगा सकते हैं। जैसे कपड़े की दुकान हमने करना प्रारंभ किया, ठीक है, या फिर सब्जी की दुकान करना प्रारंभ किया। तो दुकान प्रारंभ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो दुकान लगा रहे हैं हो सकता है हमारे घर की नहीं हो, घर की नहीं है तो किराए पर लेंगे, और किराए पर लेंगे तो जो जिससे ले रहे हैं हम उसको कुछ देना पड़ेगा। दुकान किराए पे ले ली, ठीक है, उसके पश्चात दुकान में हमें उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कुछ अंदर डालना भी है। मान लीजिए हम सब्जी की दुकान कर रहे हैं तो उसके अंदर सब्जी भरनी है हमें, ठीक है, सब्जी भर दिया तो सब्जी भरने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? पैसों की आवश्यकता है। यानी कि कोई भी काम है उस काम को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, पैसे डालने की आवश्यकता है, और बाद में वो हमें क्या देती है? पैसे कमा के देती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हमने भोजन तो ले लिया, लेकिन वो भोजन क्या हमें ऊर्जा प्रदान कर देगा? नहीं करेगा। उस ऊर्जा, जो भोजन है वह भोजन ऊर्जा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप देता है। अर्थात इसके अंदर पहले उससे ऊर्जा लेने के लिए ऊर्जा देने की आवश्यकता है, ऊर्जा लेने के लिए ऊर्जा देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जो कि 6 कार्बन परमाणु वाला होता है। तो अभी हमने बताया आपको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है इसमें हम स्पष्ट से 2 भाग विभक्त कर देते हैं, 2 भागों में इसको विभक्त कर देते हैं। पहला, इधर वाला भाग जो है इसको प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं, यानी कि इसके दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया प्रिपरेशन में होती है, यानी कि प्रिपेयर होती है। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है उसमें अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण होना है। तो इस पायरुविक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया इस वाले चरण में प्रिपेयर होती है, जबकि इस दूसरे वाले चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये मुख्य अभिक्रिया होती है। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोलाइसिस को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले एक फॉस्फेट के अणु की आवश्यकता है। वह फॉस्फेट का अणु एक एटीपी के अणु द्वारा प्राप्त हो जाता है, जो एटीपी का अणु एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में विभक्त हो जाता है। यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि अकार्बनिक फॉस्फेट का अणु हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इस ग्लूकोज के अणु से जुड़ जाता है। जो ग्लूकोज का अणु है उस ग्लूकोज के अणु से हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ जाता है। जो काइनेज एंजाइम होता है किसी चीज को तोड़कर जोड़ने के काम करते हैं, तो हेक्सोकाइनेज जो होता है हेक्सो शर्करा को तोड़ने का काम करता है। हेक्सोकाइनेज हेक्सो शर्करा को तोड़ करके जोड़ने के काम करता है। तो यहाँ पे इस एंजाइम की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण कर लेते हैं। जो इसमें रिएक्शंस होंगी सारी की सारी उत्क्रमणीय प्रकार की होंगी, यानी वापस हो सकती है, रिवर्सिबल होती है। बना हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्योंकि फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज भी कैसी है? 6 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला है। यहाँ पे जो आइसोमराइजेशन का कार्य, आइसोमराइजेशन हो रहा है, समावयवीकरण हो रहा है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, उसका कारण जो होता है अभी आएगा, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, यह होने से एक एटीपी की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाता है। एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का और संश्लेषण होता है, जो फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जुड़ जाता है।
ये बना हुआ दोबारा से फॉस्फेट समूह जो है, और क्या बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों हुई, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज पर केवल एक फॉस्फेट की समूह जोड़ने के लिए साइट उपलब्ध होती है, एक साइट उपलब्ध होती है, जबकि जो फ्रुक्टोज है उस फ्रुक्टोज पर फॉस्फेट समूह को जोड़ने के लिए 2 साइट उपलब्ध होती हैं, जिससे कि अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण आसानी से हो सके। इस वजह से ग्लूकोज जो होता है फ्रुक्टोज में आइसोमराइज होता है। तो आइसो जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लाइकोलाइज एंजाइम की उपस्थिति में एक अनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ लेता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन लेता है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया, यानी कि हमारी अब दुकान प्रारंभ हो गई। हमने दुकान में क्या कर लिया, इन्वेस्ट करके माल भर लिया, दुकान में कपड़े भर लिए या फिर सब्जी भर ली, यहाँ तक दुकान स्टार्ट हो गई। अब यदि हम चाहें कि एक दुकान से हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दुकान से तो हम जो है यानी ज्यादा भीड़ लगेगी तो ज्यादा समय लगेगा ग्राहकों को संभालने में, तो उसकी एक ब्रांच डाल दें। हो सकता है ब्रांच डाल दें जिससे 2 ब्रांचों पर ग्राहक अलग अलग हो जाएंगे और वहां पे और ज्यादा ग्राहक आएंगे, जिससे हमें आमदनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये दुकान स्टार्ट हो गई है। इस दुकान जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के रूप में है, इसको ब्रांचेज में बांट देते हैं। तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 भागों में विभक्त हो जाता है, यानी कि इसको तोड़ देते हैं। तोड़ा यानी जैसे किसी चीज को हथौड़े से तोड़ते हैं, तो हथौड़े से तोड़ने पर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। और क्या क्या बन जाती है, एक तो बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 3 कार्बन परमाणु युक्त है। और दूसरा अणु बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो भी कहता है 3 कार्बन परमाणु युक्त है। इसको DHAP, इसको PGAL कहते हैं, PGAL। ये दोनों जो यौगिक होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं, आइसोमराइज होते हैं, यानी कि ये कहां से विभक्त हुए हैं, इससे विभक्त हुए हैं। यानी कि जो हमारी मेन दुकान थी, उस दुकान से हमने शाखा निर्मित की है, तो वो शाखा जो चलेगी वो उस मुख्य दुकान के माध्यम से तो चलेगी। जैसे हमने किसी चीज की एजेंसी लेते हैं, जैसे हीरो की एजेंसी ली हमने, और हीरो की एजेंसी जो है उसका इन्वेस्टर तो कोई और ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी चल रही है, और वो मुंबई में उसका जो है मुख्य कार्यालय है। लेकिन कार्यालय भले ही मुंबई में हो, लेकिन यहाँ पे जो एजेंसी है वो उसी के नाम से ही चलती है, हीरो के नाम से ही। इसी तरह से जो मेन दुकान थी हमारी, ये 2 भागों में विभक्त हो गई, और ये दोनों शाखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समान है, अर्थात आइसोमराइज होती है। अर्थात जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो सकता है, और ये इसमें परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रिपेयर हो जाता है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के लिए। आगे जो ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीकरण होता है, आप जानते हो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, परंतु इस स्थिति में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की घटना हो रही है, तो ऑक्सीकरण की घटना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और किस एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को निकालता है, यानी कि H2 अणु को निकालता है। किसको निकालता है, एक H2 अणु को निकालता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन के अणु को निकालता है, डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजिनेज डी मतलब विघटित करना, हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन के अणु को निकालता है। तो हाइड्रोजन के अणु को निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण।
चाहे ऑक्सीजन जुड़ जाओ चाहे हाइड्रोजन का अणु निकल जाओ, दोनों ही क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अणु निकला, उस हाइड्रोजन के अणु को एक समूह NAD प्राप्त कर लेता है और NAD+ जो है NADH2 का निर्माण कर लेता है। NADH2 का निर्माण हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो है तो यहाँ दो फॉस्फोग्लिसराइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के समान है तो दो फॉस्फोग्लिसराइड होंगे, तो यहाँ पे दो ही NADH काम में आएगी। उसके पश्चात जब इससे हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है, हाइड्रोजन का अणु निकलने पर यानी कि किसी जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाती है, यानी कि अम्ल बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। तो इससे हाइड्रोजन निकल जाने के फलस्वरूप क्या बन गया, ग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, यह है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल एक जो है फॉस्फेट समूह का निष्कासन कर देता है और वह फॉस्फेट जो ये फॉस्फेट है, एरोमेटिक फॉस्फेट इससे निकलता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से एक फॉस्फेट का अणु निकलता है, उसको ADP द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और ATP का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ATP का निर्माण जो होता है इस वाले स्टेप में होता है, जो सबस्ट्रेट लेवल का होता है, सबस्ट्रेट से होता है। तो ये क्वेश्चन जो है PMT वगैरह में पूछा जाता है कि सबस्ट्रेट लेवल पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ATP का निर्माण कौन से स्टेप में होता है, तो कब होता है, जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, उस दौरान सबस्ट्रेट लेवल पर ATP का निर्माण होता है। तो पहला ATP का निर्माण यहाँ पे होता है। ये काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। यह 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, म्यूटेज जो है म्यूटेशन से बना है। म्यूटेशन का मतलब होता है संरचना में परिवर्तन होना, विन्यासित हो जाना। तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, 3 कार्बन परमाणु पर उपस्थित है। ये 3 कार्बन के बजाय म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में किस पर आ जाता है, 2 कार्बन परमाणु पर आ जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और यह 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण कर लेती है और साथ ही एक जल के अणु का निष्कासन होता है। यह 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल का निर्माण कर लेती है और 2 पाइरुविक अम्ल के निर्माण होते हैं अंत में, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसराइड हैं और अंत में भी 2 पाइरुविक अम्ल के निर्माण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तो जो अंत में 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट के अणु का निष्कासन कर देता है। जो फॉस्फेट का अणु ADP के साथ जुड़कर के ATP का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और अंत में पाइरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से दूसरा ATP का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से देखें हम तो संपूर्ण जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है इसमें एक ATP का निर्माण यहाँ पे हुआ, एक ATP का निर्माण यहाँ पे हुआ। क्योंकि 3 जो है यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड 2 है, तो यहाँ पे भी कितने ATP निर्मित होंगे, 2 ATP यहाँ पे निर्मित होंगे और 2 ही ATP यहाँ पे निर्मित होंगे। टोटल कितने ATP हुए, 4 ATP निर्मित हुए ग्लाइकोलाइसिस में टोटल। ठीक है, इसके अलावा इसमें खर्च कितने ATP हो गए, एक ATP यहाँ पे खर्च हुआ था, एक ATP यहाँ पे खर्च हुआ था। जब हम दुकान का लास्ट में हिसाब निकाल रहे हैं कितना बचा, तो हमने जितना इन्वेस्ट किया उसमें से उसको और बचे हुए में से घटा देते हैं, तो
फाइनल नेट गेन आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल तो हमें कितना रकम प्राप्त हुई दुकान से, यानी ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने एटीपी बने, 4 एटीपी बने। खर्च कितने हो गए, खर्च 2 एटीपी हो गए, ठीक है। तो नेट गेन कितना हुआ, जो शुद्ध बचत जो हुई, शुद्ध बचत कितने की हुई, 2 एटीपी की होती है। शुद्ध बचत कितने की हुई, 2 एटीपी की होती है। इसमें जो है ये तो हमें सीधे पैसे मिले हैं, जिस तरह से स्टार्ट किया था हमने काम, उससे हमें डायरेक्टली इनकम प्राप्त हो गई। लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे आते हैं जिनसे अधिक लेन देन होता है, वो हमें क्या करते हैं, चेक दे जाते हैं। तो यहाँ पे चेक के रूप में भी कुछ पैसे प्राप्त हुए जो NADH2 के रूप में होते हैं। ये किसकी तरह काम करता है, चेक की तरह काम करता है। और ये चेक हमें पैसे कब देगा, जब इसको बैंक में जमा कराएंगे, और बैंक में जमा करा के आपको ये पैसे देगा। तो इसके लिए बैंक का जो काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्या काम करता है, इसमें इस NADH2 के लिए बैंक का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होती है जिसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। और उस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत एक NADH2 अणु के द्वारा 3 एटीपी का निर्माण होता है। इस तरह से यहाँ पे 2 NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो उससे 6 एटीपी का निर्माण और होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे शुद्ध बचत तो 2 एटीपी की होती है, ठीक है। और टोटल देखा जाए तो 4 एटीपी। और यदि हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को शामिल करके देखा जाए तो इसमें नेट की 8 एटीपी होता है, क्योंकि 6 इससे प्राप्त हो जाते हैं, NADH2 से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से बैंक में प्रोसेस होती है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी प्रोसेस होती है। चेक लगाने पर हमें बैंक से पैसा मिला, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से इसके द्वारा एक NADH2 से 3 एटीपी का निर्माण होता है। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल 8 एटीपी का निर्माण होता है, और शुद्ध कितने का होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 प्रक्रिया हुई। दोबारा से समराइज कर देता हूँ। पहले फॉस्फोराइलेशन हुआ, यानी कि फॉस्फेट के समूह में जुड़े फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन के पश्चात क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग विभक्त हुए। स्प्लिटिंग के पश्चात क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट अम्ल हुआ है, पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। तो इस तरह की जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। थैंक यू, आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।